आगे बढ़ते हैं और इस वक्त रुक करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रणदीप गुलेरिया जी हैं, एम्स के डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत है सर, एंड थैंक्स अ लॉट टाइम देने के लिए। और सबसे पहला सवाल मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिससे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं सर, 93,322 एक्टिव केसेस है, 1,90,000 कंफर्म्ड हैं, 91,000 ठीक हो चुके हैं। ये इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट है। बहुत ही थ्योरी सामने आई थी, आपने ही कहा था कि अभी जुलाई में इसका पीक आना बाकी है और वैसा ही प्रतीत हो रहा है। सर फिर अभी आगे आने वाले टाइम में, यानी कि ये जून और फिर ये जुलाई, कैसे देख रहे हैं आप? तो जैसे आप कह रहे हैं कि केसेस जो है आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो ये है कि रेट ऑफ राइज जो है वो हम किसी तरह से ज्यादा ना करने दें, जिससे हर हफ्ते जो केसेस बढ़े वो उसको हम थोड़ा स्लो डाउन कर पाए, जिससे हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी पे इतना जोर ना पड़े। तो एक तो ये बहुत जरूरी कोशिश है। दूसरी मेरा ये मानना है कि इसमें अब लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, लोग बाहर आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमें ये जो फ्रीडम मिल रही है, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमें मास्क हमेशा लगाना है जब हम बाहर जाएं, हमें अपने सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा रखनी है, चाहे हम ट्रैवल करें, चाहे ऑफिस में जाएं, चाहे हम दुकान में जाएं, या हम किसी और जगह जाते हैं किसी मीटिंग के लिए। तीसरी चीज ये कि हाथ हमेशा धोएं, हैंड वॉशिंग करें, ज्यादा सर्फेसेस को ना टच करें, और हैंड सैनिटाइजर रेगुलरली यूज करें। क्योंकि अगर हमें केसेस कम करने हैं और साथ साथ में अपने जो लॉकडाउन जो उठ रहा है उसको भी साथ साथ आगे बढ़ाना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और इसको आगे लेके जाएं। दूसरा एक मेरा और मानना है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखनी चाहिए कि चाहे केसेस बढ़े, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, केसेस फिर ही आस्ता जाके स्टेबलाइज होके कम होंगे। हमें अपनी डेथ रेट भी कम करनी है, हमारी मोर्टेलिटी नहीं बढ़नी चाहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये देखें कि जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 65-70 साल से ज्यादा है, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, आप 60 साल से ऊपर हैं, आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इन लोगों को स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इनका रिस्क ज्यादा है कि ये ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे एक्सपोजर या किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इनको यहां नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर ये लोग घर से काम कर सकते हैं तो इनको हम इनकरेज करें कि आप घर से बैठ के ही काम कीजिए, बाहर ना जाएं। और अगर हम ये सब कर पाएंगे तो हमारे केसेस आस्ता आस्ता कम होने लगेंगे। कुछ हफ्ते लगेंगे, ये मैं मानता हूं कि एकदम नहीं होंगे। और दूसरा जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है जरूरी है कि हमारे देश में डेथ्स जो हैं वो नहीं बढ़ेंगी। और अगर हम ये दोनों चीजें कर पाए तो हम इस पीक को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। सर जब आप कहते हैं पीक, जुलाई में पीक, तो उस पीक का अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझूं या यूं कहूं कि नंबर्स की भाषा में, तो क्या ये नंबर करोड़ों में जा सकता है? क्या है पीक, क्या है सर? तो पीक का ये मतलब हुआ कि हमारे नंबर्स जो हैं वो स्टेबलाइज हों, और हम जैसे रोज देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता नंबर बढ़ रहे हैं, वो ऐसा सिचुएशन आए कि हम ये कहें कि अब नंबर जो हैं वो बढ़ नहीं रहे, उतने पे ही हैं। और फिर एक समय आए जब हम कहें कि अब कंसिस्टेंटली नंबर्स जो हैं वो उसी लेवल पे हैं, उससे ज्यादा नहीं हो रहे, और फिर आस्ता आस्ता कम होने लगे। ये लाखों में आएगा या करोड़ों में आएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम अपनी तरफ से सब चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाएं तो हम इस नंबर्स को आस्ता आस्ता स्टेबलाइज कर पाएंगे। और जैसे हम देख रहे हैं कि हर कुछ दिनों में नंबर्स आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। पहले हम कहते थे हमारे पास रोज के 3 या 4 हजार केसेस हैं, फिर हम 5,000 पे पहुंचे, अब हम 8,000 से 8,000 से थोड़े ज्यादा केसेस रोज के आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक समय ऐसे आए जब रोज के जो केसेस हैं वो उसी नंबर पे रहें और आस्ता आस्ता वो नंबर गिरना शुरू हो। जब ये नंबर आ जाएगा तो हम ये कह पाएंगे कि अब हमारा पीक जो है वो शुरू हो गया है। दूसरा ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, और जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है कि हर अलग अलग क्षेत्रों में पीक अलग टाइम पे भी आ सकता है। अगर हम कई स्टेट्स देखें, उनके केसेस बढ़े, लेकिन आस्ता आस्ता वो केसेस कम होके अब उनके यहाँ केसेस कम हो गए हैं। लेकिन कई ऐसे शहर हैं, मुंबई है, दिल्ली भी है, जहां पे केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। तो इन शहरों का जो पीक है वो थोड़ा अलग है, बाद में आ सकता है, और यही ज्यादा जो है नेशनल पीक में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर कोई वक्त आप देखते हैं इसके लिए मेडिकली कि अभी ग्राफ बढ़ रहा है,
फिर वो कहीं ना कहीं स्टैटिक हो गई, हम कहते हैं कि स्ट्रेटन हो रहा है या फ्लैट हो रहा है, फिर उसके बाद डिक्लाइन होगा, नीचे आएगा। कोई वक्त है सर जुलाई के बाद का, जैसे कि हम अगस्त या सितंबर तक इसे अचीव कर लेंगे, ऐसा कुछ? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कहना, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडलिंग अगर देखें, लोग जून जुलाई भी कहते हैं, कुछ लोग अगस्त सितंबर भी कहते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। आप क्या कैलकुलेशन, तो आई एम सॉरी बीच में रोक रहा हूं, एक कैलकुलेशन तो ये थी कि 21 मई से कोरोना खत्म ही करवा दिया था, एक थ्योरी तो ये भी आई थी। बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें कमिट नहीं करना, क्योंकि थ्योरी थी कि 15 मई तक हमारे पीक होगा और 30 मई तक हमारे केसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स हैं जो हम मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमने लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, एक फैक्टर ये था। माइग्रेंट पॉपुलेशन एकदम अपने गांव जानी शुरू हो गई, वो फैक्टर किसी ने पहले सोचा नहीं था। सिमिलरली जो अर्बन स्लम्स में एकदम केसेस बढ़े, जैसे मुंबई में हुआ है, उसका जो फैक्टरिंग है वो अलग है। और ये सारी जो चीजें हैं, ये जो है, ये जो नंबर्स और जो पीक है, उस पर एकदम डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। इसलिए ये कहना कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अगले ये जो हमारा कैलकुलेशन है, ये कई फैक्टर से हर हफ्ते चेंज होता रहेगा। इसलिए अभी जो हम देख रहे हैं, उम्मीद यही कर रहे हैं कि पीक जल्दी आए, हो सकता है 4-6 हफ्ते लगे, लेकिन अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए और जैसे मैंने कहा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझ पाए और केसेस बढ़ते गए, तो वो अगस्त तक भी जा सकता है। लेकिन दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और कोशिश ये करें कि केसेस जो हैं वो ना बढ़े और हम एक कारण ना बढ़े जिसके कारण केसेस आगे फैल रहे हैं। लॉकडाउन सर जब 1 हुआ था तब भी मैंने आपसे बात की थी, आपने सुझाव दिया था नहीं 2 होना चाहिए। 2 हुआ तब भी मैंने आपसे सुझाव बात की थी, आपने कहा नहीं भी अभी आगे होना चाहिए, चीजें बढ़ेंगी। सर 5 तक आते आते अब ऑलमोस्ट लॉकडाउन खुल गया है, कर्मचारी जाने लगेंगे, आज से जाने लगे हैं, भीड़ दोबारा बढ़ने लगी है। अब ऐसे में लोग ये मान रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ चलना है, सरकारें भी ये कह रही है कोरोना के साथ जीना है, और लोग कोरोना के जद में आकर के ठीक भी हो रहे हैं सर। तो फिर अब इस फेज के लिए, इस न्यू नॉर्मल के लिए क्या सर प्रिकॉशन या फिर क्या सुझाव है आपका? आपकी बात सही है कि हमने जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा था, हम ये 2 चीजें कर पाए थे। एक तो केसेस की जो स्टीप राइज थी वो नहीं हो पाई थी। सब लोगों को समय मिला, सरकार को भी समय मिला कि हम पूरी तरह से तैयारी कर पाए, चाहे वो कोविड केयर फैसिलिटी हो, कोविड हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो। हमारी टेस्टिंग जो 10 या 20 हजार रोज की होती थी, अब 1.25 लाख तक पहुंच गई है। तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी, हमारे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, ये इस पिछले 4-6 हफ्तों में एकदम बढ़ी है। लेकिन ये बात भी सही है कि हम उस टाइप का लॉकडाउन हमेशा के लिए तो रख नहीं सकते। इसलिए अब ऐसा समय आ गया कि हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, लेकिन पूरी ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जैसे जैसे हम इस फेज में आते हैं तो हम इस बीमारी को आगे ना फैलने दें। इसलिए जो हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि जब भी हम काम पे जाएं सोशल डिस्टेंसिंग रखे, ऑफिस में इकट्ठे बैठ के लंच ना करें, अपने टेबल पे ही लंच करें। लोगों से जैसे हम पहले इकट्ठे मिलके चाय पीते थे वो अब नहीं कर सकते। मास्क हमेशा लगा के रखें। और दूसरा ये है कि हम ऑफिस में भी ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि साथ साथ नहीं बैठ रहे, कुछ जिगजैग मैकेनिज्म बनाएं जिससे लोग थोड़ी दूरी रख पाएं। एंट्रेंस एक साइड से हो, एग्जिट एक साइड से हो। दुकान में भी जाएं तो लिमिटेड लोग अंदर जाएं और जब वो अपनी शॉपिंग कर लें तो फिर अगला बैच अंदर जाएं, जिससे अंदर दुकान की क्राउडिंग ना हो। कई शॉपकीपर्स ने अपनी दुकान में भी जैसे प्लास्टिक का कर्टन लगा लिया जिससे क्लोज कॉन्टैक्ट ना हो पाए, कर्टन के थ्रू ही आप बात कर पाएं। तो कई चीजें हमें ऐसी करनी पड़ेंगी जो न्यू नॉर्मल होगा, चाहे वो ट्रैवल के संबंध में हो, चाहे वो ऑफिस के मामले हो या शॉपिंग के मामले हो। और कई चीजें जो है वो अभी हम नहीं कर पाएंगे, जैसे हम कहें कि हम सोशल फंक्शन कर सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, पुराने जैसे हम शादियां करते थे उस टाइप की शादी हम कभी कर सकते हैं। वो अभी कई महीनों के लिए या के लिए मुझे तो नहीं लगता कि हम वो ऐसे कर पाएंगे, और यही हमारा न्यू नॉर्मल होगा। कोई ड्रग्स सर, क्योंकि बहुत से, आप तक क्या अपडेट है सर? बहुत सी ऐसा है कि ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है, कई देशों ने किया, इजराइल से खबर आई थी, ऑस्ट्रेलिया से भी आई, फिर अमेरिका से भी ऐसी खबरें आती रहती है। एंड सेकेंड बहुत चर्चा में रही हाइड्रोक्लोरोक्विन और उसका सेवन जो है, लेकिन WHO अचानक से उसका बंद कर देते, कह रहे हैं कि नहीं जो हार्ट पेशेंट थे उनकी मौत हुई है। सर इसे थोड़ा क्लियर कीजिए। तो पहली चीज ये कि रिसर्च तो बहुत हो रही है। रिसर्च 2 हिस्से में है, ड्रग्स और वैक्सीन। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में दो ब्रॉड हिस्से आते हैं ड्रग्स के। एक जो हम कहते हैं रीपर्पस ड्रग्स, जो दवाइयां ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में,
क्या वो हमें इस वायरस के अगेंस्ट भी कामयाब हो सकती हैं और क्या हम वो यूज कर सकते हैं। उसका ये फायदा है कि वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हमारे पास हमने यूज किए, हमें पता है कि उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। दूसरी है कि न्यू ड्रग्स, कि हम कोई नई दवाई बनाएं जो पहले से नहीं बनी है और जो स्पेशली एंटीवायरल्स हो, इस वायरस के अगेंस्ट हो। तो उनमें से जो रीपर्पस ड्रग है उनमें से एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई है वो हम सब लोग जो हैं बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। मतलब मुझे खुद 20 साल से ज्यादा हो गया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रिस्क्राइब करते हुए। हमारे जो गठिया वाले स्पेशलिस्ट हैं वो तो काफी टाइम से इसको लोगों को सालों साल देते रहते हैं। SLE के लिए भी एक बीमारी है ल्यूपस, उसके लिए भी देते हैं। तो हमारा ये मानना था कि ये ड्रग सेफ है अगर इसको ठीक से दिया जाए, और हाई रिस्क ग्रुप जो जैसे हार्ट वालों को ना दिए जाए या उनको मॉनिटर किया जाए तो हम दे सकते हैं। और कुछ डेटा था, लैब डेटा भी था और कुछ स्टडीज भी थी जिसने ये शो किया कि शायद ये दवाई जो है वायरस की रेप्लिकेशन, वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोक सकती है। और इसलिए अगर हम इसको जल्दी में दें, अर्ली स्टेज में दें, तो वायरस आगे शरीर में फैल नहीं पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और इन्फेक्शन या तो नहीं होगा या अगर होगा तो बहुत माइल्ड होगा और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमने इसको प्रोफिलैक्सिस के लिए पहले कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स जिनमें एक्सपोजर के चांसेस ज्यादा हैं उसमें देना चाहिए। लेकिन जब ये दिया गया तो हमने ये भी कहा कि इसको हम स्टडी करते हैं कि इसमें फायदा भी है और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ICMR ने अपना डेटा भी निकाला है, एम्स ने अपनी स्टडी भी की है और हॉस्पिटलों ने भी अपनी स्टडी की है और उसमें उन्होंने देखा है कि ड्रग सेफ है। हेल्थ केयर वर्कर्स में साइड इफेक्ट कोई ज्यादा नहीं है, माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं जो सीरियस के कैटेगरी में नहीं आते। और दूसरी चीज जो उनको जो हम देखी गई, जो ICMR ने भी देखी है, एम्स ने भी देखी है कि जिन लोगों ने ये हेल्थ केयर वर्कर्स ने ये दवाई ली उनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम थे, उनमें RT-PCR और कोविड इन्फेक्शन कम हुआ अगर हम उनसे कंपेयर करें जिन्होंने ये दवाई नहीं ली। इसलिए अभी तक जो हमारा डेटा है वो सजेस्ट करता है कि अर्ली स्टेज में या प्रोफिलैक्सिस के लिए ये दवाई यूजफुल हो सकती है। जो सीवियर केसेस हैं, जो लैंसेट में स्टडी आई थी और जो WHO ने जिसपे कहा कि हम इसको देखना चाहते हैं, जो सीवियर केसेस हैं जिनमें मल्टीपल ड्रग्स दिए जाते हैं और जैसे जैसे आप ज्यादा ड्रग्स दो जो हार्ट पे असर कर सकते हैं तो फिर उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है, उनमें थोड़ा ये ज्यादा कार्डियक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर हम इसको अलग से अकेले तरीके से दें, ये सेफ ड्रग है। अगर हम मल्टीपल ड्रग्स दें जो हार्ट पे असर कर सकती हैं तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और उसके साथ और कोई एंटीबायोटिक्स भी दें तो उससे ये साइड इफेक्ट्स बढ़ सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी ये कहना कि ये ड्रग बिल्कुल कामयाब नहीं है, ये मुश्किल है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इसको कब देना चाहिए और इसके किन लोगों को देना चाहिए और क्या कॉम्बिनेशन में क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे, जैसे दिल्ली में तो मैंने देखा और खुद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि लगभग 5000 से ज्यादा ऑड केसेस हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव आए, या तो असिम्टोमेटिक थे, सिम्टम नहीं था, या फिर बहुत माइल्ड सिम्टम थे, घर पे ही क्वारंटीन कर दिया गया और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या है वो ठीक भी हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या मैं ये मानूं कि हमारी एंटीबॉडी या फिर रेजिस्टेंस पावर बाकी मुल्कों में जो कि जिसने ये पूरा कह डाला है, इटली, स्पेन, उनसे ज्यादा है? एक तो ये प्रूव हुआ है, एंड नंबर 2 कि हो जाए फिर भी घबराना नहीं है, घर क्वारंटीन से भी आप ठीक हो रहे हैं या फिर काम पर जो है आप ना जाकर के भी क्वारंटीन करके ठीक हो रहे हैं। ये क्या इसका असर, इसके लिए फिर लोगों में क्या जागरूकता चाहिए? तो देखिए, आपकी बात सही है और ये बिल्कुल देखा गया है कि अगर हम भारत के आंकड़े देखें तो हमारे देश में मैं ये कहूंगा कि मेजॉरिटी 90 to 95% से ज्यादा लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं और घर जा रहे हैं और उनको माइल्ड इलनेस हो रही है। अनलाइक जैसे हमने US में देखा या यूरोप में देखा कि वहां पे लोगों की डेथ ज्यादा हो रही थी, वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत ज्यादा थी। अगर हम पूरे डेटा देखें तो अभी भी हमारे जो वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं वो कम हैं, ज्यादा पेशेंट्स ऑक्सीजन पे हैं या फिर वो माइल्ड इलनेस हैं जिनको सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो घर पे भी इलाज ले सकते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसका कारण क्या है? ये लोगों को अभी भी इसमें एक रिसर्च हो रही है कि ये क्यों है, क्या वायरस जो है हमारे कंट्री में माइल्डर फॉर्म का है या हमारी इम्यूनिटी किसी कारणवश ज्यादा है। कई लोग कहते हैं कि हमें BCG वैक्सीन लगी थी TB के लिए, उससे हमारी इम्यूनिटी ज्यादा हो गई, या हमें पहले कई इन्फेक्शंस होती रहती हैं इसलिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग है। कई इसके थ्योरीज हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो भारत के अगर हम आंकड़े देखें तो वेस्ट के मुकाबले से मोर्टेलिटी कम है। और जैसे मैंने कहा था कि अगर हमने इसे और कम करना है तो अगर हम अपने हाई रिस्क ग्रुप, बुजुर्ग लोग जो हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं,
डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, उनको हम आइसोलेट कर कर रखें। उनको हम ये कहें कि आप घर में ही रहें, आप ज्यादा बाहर ना जाएं, आप अपना एक्सपोजर कम करें, तो हम अपनी जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी है, वो और भी कम कर सकते हैं। सर, रिकवरी हमारा है अब 40% के ऊपर पहुंच गया है और ये हमने बहुत अच्छे से अचीव किया है कि यानी कि वो संख्या जो कि लोग ठीक होकर के घर जा रहे हैं या फिर हो भी जिन्हें रहा है तो वो बहुत जल्दी जो है रिकवर भी कर जा रहे हैं और डेथ बहुत कम है, जैसा कि आपने भी बताया, और ये अच्छी बात है खुदा खास्ता। अब मेरा सवाल ये कि हाउ फिट मेडिकली वी आर अभी भी, क्योंकि यहां से तो संख्या बढ़ रही है सर, 8,000 कुछ केसेस रोज आ रहे हैं, अभी भी मेडिकली फिट कितने हैं अगर इसका पीक आना बाकी है तो मेरा ये मानना है कि हम एज ए यंग, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन भी रिलेटिवली यंग है, तो हम एज ए यंग पॉपुलेशन कंट्री का अगर हम देखें तो वी आर मेडिकली वेरी फिट, और हमारे ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं और वो घर जा रहे हैं। इसलिए मेरा ये अनुमान है कि हमारा रिकवरी रेट और अच्छा होगा, अगले कुछ दिनों में हम इससे और अच्छा रिकवरी रेट हम अचीव कर पाएंगे और हमारे जो केसेस हैं वो उस हिसाब से मोर्टेलिटी जो है वो कम होगी। और आईसीयू बेड्स और हमारी हेल्थ सर्विसेज सर इस वक्त किस सेहत में है और आने वाले वक्त के लिए वो किस सेहत में, यानी कि कोई सिचुएशन अगर ऐसे आती तो उसको निपटने के लिए भी हमारी सेहत ठीक है, हेल्थ सर्विसेज? तो ये जो लॉकडाउन हुआ था उसके कारण काफी तैयारी हुई है, कोविड केयर फैसिलिटीज हैं, कोविड हॉस्पिटल्स हैं, आइसोलेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ कोविड पेशेंट्स की देखभाल हो रही है, और उसके अलावा कोविड आईसीयूज भी हैं। तो तैयारी तो बहुत है और फैसिलिटीज अच्छी हैं, और जैसे हम कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं उनको तो हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है, घर पे भी रह सकते हैं, उसके हिसाब से हम देखें तो ये लगता है कि हम मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सब प्रेडिक्शंस हैं, कितने केसेस आएंगे, कैसे आगे होगा, ये तो हम कोई नहीं कह सकता, लेकिन अभी तैयारी जो है वो काफी हद तक ठीक है। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि आज हर कोई लगभग काम पे गया, मैं ये कह सकता हूं कि 90% आबादी तो काम पे गई है, कोई 50% जानी थी या फिर जहां पे 70% अटेंडेंस थी वो गई। अब इसी के साथ जीना है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। आदमी ये सोच करके जा रहा है कि क्योंकि ये कम्युनिटी में है ये वायरस, ये कोई ऐसा नहीं कि किसी खास जो अब बाहर से आ रहा है, ट्रेवल तो बंद है, वो किसी तक भी पहुंचा हुआ है और वो आदमी वायरस लेकर के घर आ सकता है, लेकिन उसे काम पर जाना है, वो उससे निपटेगा भी, मेंटली अब वो तैयार है। सर, इस न्यू नॉर्मल के लिए हमारे लिए क्या गाइडलाइंस है, न्यू नॉर्मल के लिए हमारे लिए क्या प्रिकॉशंस हैं कि हम यहां से इस चीज को लेकर के आगे बढ़ें, और ये एहतियात रहेगा क्योंकि काम तो चलना है। बिल्कुल सही। तो ये जैसे आपने कहा, हमें एक चीज तो ये समझनी चाहिए कि अगर हम बाहर काम पे जा रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि हमारे जो ये कोई भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि कई हद तक केसेस जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माने उनको कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो इन्फेक्शियस हैं, वो कोविड की बीमारी आपको भी दे सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आप अपना पूरा ध्यान रखें कि आप जो है अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या हैंड वॉशिंग हो। उसके बाद आप ये भी चाहते हैं कि हम घर आए तो घर पे किसी को इन्फेक्शन ना लेके आए हम, क्योंकि आप तो ऑफिस से आ रहे हैं लेकिन घर वाले तो घर पे ही हैं। तो इसलिए जरूरी है कि घर जैसे आप पहुंचे, आप चाहे तो अपने जूते बाहर निकाल लें जैसे हम पुराने जमाने में करते थे, एकदम अपने हाथ धोएं, मास्क निकाल के उसको धोने में डालें, अपने जो कपड़े हैं वो भी धोने में डाल के अच्छी तरह से आप नहा लें, और उसके बाद ही घर वालों से जाके मिले। और जहां जहां ऐसे लगता है कि कोई सर्फेसिस हैं, टेबल का टॉप है, दरवाजे का नॉब है, जहां पे लोग बार बार उसको छू सकते हैं, उसको रेगुलरली एंटी सेप्टिक से या जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है उससे रेगुलरली साफ करें, जिससे वहां पे वायरस सर्फेसिस पे ना रहें और मर जाए। ये हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल होगा, क्योंकि अगर हमें वायरस के साथ जीना है तो हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं वो पूरी तरह से लेने हैं, जिससे हम भी बचें और हमारे घर में जो हमारे सदस्य हैं वो भी बच के रहें। डॉक्टर गुलेरिया, मुझे मालूम है कि आपका एक एक सेकंड और एक एक मिनट कितना कीमती है हम सबके लिए और इस पूरे देश के लिए, लेकिन जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार आपको सुनना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं तसल्ली मिलती है जब आप अपने मुंह से कहते हैं कि नहीं अभी पीक आना बाकी, ये सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई घर का बड़ा कह रहा है कि नहीं हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ इस तरीके से ही आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और इस वक्त की ये तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। शुक्रिया जी, मेरी तरफ से आप सबको आप सेफ रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सर।
थे डॉक्टर गुलेरिया, जो कि बात करते हुए तमाम इस वक्त जहां पर पीक पहुंचा है, पीक आना भी बाकी है, किस वक्त आएगा ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन एहतियात सबसे जरूरी है। आप काम खुल चुका है, आप भी जो है कोरोना पेशेंट के संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग इज द न्यू नॉर्म। उसके बाद अपनी दवाई जो है वो लगातार अपनी जो एंटीबॉडी है, जिसे कहते हैं कि आपकी रेजिस्टेंस बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो सब लेते रहिए और साथ ही साथ एहतियात बरतिए। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहा है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.